हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अल्कलाइन अर्थ मेटल। कल के क्लास में हमने देखा था अल्कली मेटल्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी जिसके अंदर की केमिकल रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स देखेंगे। इस साल मतलब मेडिकल एग्ज़ाम नीट 2020 या जेई मेंस 2020 के साथ साथ मैं एक और एग्ज़ाम OUAT 2020 के इम्पोर्टेंट को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल में। यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल में पहले आते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे। फिजिकल प्रॉपर्टी में जाने से पहले हम एक चीज़ जानें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 होता है, जहाँ पे N हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, या N को आप पीरियड नंबर से भी समझ सकते हैं। यह अल्कलाइन अर्थ मेटल में सबके पास मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, अब यह मेटल है इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा या इलेक्ट्रॉन देने में बिलीव रखेगा। ठीक है, तो इसका जनरल ऑक्सीजन स्टेट +2 होता है। यहाँ पे आते हैं कुछ ऑर्डर के ऊपर। तो पहला ऑर्डर है एटॉमिक साइज का, जहाँ पे अपन आयोनिक साइज को भी इसी हिसाब से समझ सकते हैं। इसका ऑर्डर होता है Be is less than Mg, less than Ca, less than Sr, less than Ba। ठीक है, मतलब Be से Ba की तरफ जाएंगे तो साइज जो है डाउन द ग्रुप बढ़ेगा और हर एक मतलब ग्रुप में साइज बढ़ता है, तो यहाँ पे भी साइज आपको बढ़ते हुए मिलेंगे। उसका आता है इसका ऑर्डर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन इन द ग्रुप कम होगा, इसका मतलब हुआ कि Be का सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा Be इज मोर देन Mg, Mg इज मोर देन Ca, Ca इज मोर देन Sr, Sr इज मोर देन Ba। ओके, तो 2 यहाँ से ऑर्डर्स हुए। तीसरे आते हैं इसके फ्लेम टेस्ट के ऊपर। इस फ्लेम टेस्ट को समझने के लिए आपको बता दूं कि इसका मतलब है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल को जब अपन बंसन बर्नर पे पास करें या फिर इसमें आग लगाएं या इसका फ्लेम देखें तो उसके पास कौन कौन सा कलर देखने को मिलेगा। इस फ्लेम टेस्ट में एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि Be एंड Mg कोई भी कलर नहीं देते हैं। Be एंड Mg का कोई भी फ्लेम टेस्ट नहीं होता है, और नहीं होने का रीज़न ये है कि इनका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो फाइनली क्या बोलेंगे, ड्यू टू मोर आयोनाइजेशन एनर्जी Be एंड Mg डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑन फ्लेम। ओके, तो Be एंड Mg कोई कलर नहीं देंगे। अब बच गए Ca, तो कैल्शियम का ब्रिक रेड कलर होता है, ब्रिक रेड कलर का यह आपको फ्लेम देता है। Sr का देता है क्रिम्सन रेड और Ba का होता है एप्पल ग्रीन। तो यह 3 कलर हुए, जहाँ पे Ca का कलर ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब एक चीज़ और प्रॉपर्टी इसमें ऐड करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, इसका बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर जित भी अल्कलाइन अर्थ मेटल का होगा डाउन इन द ग्रुप बढ़ेगा, डाउन इन द ग्रुप बेसिक नेचर इसके बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी है इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऐसे तो केमिकल नेचर में आता है, ठीक है। अब इस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का अगर आप ऑर्डर निकालोगे, ठीक है, ऑर्डर निकालोगे तो 2 चीज़ ध्यान रखना है, एक्वस स्टेट और गैसियस स्टेट। इस ऑर्डर में मतलब एक्वस में या गैसियस में इसका ऑर्डर निकल के आता है Be2+ इज लेस देन Mg2+ इज लेस देन Ca2+ इज लेस देन Sr2+ इज लेस देन Ba2+। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो Ba2+ है इसका कैटायन सबसे छोटा होता है पूरे आपको S ब्लॉक एलिमेंट्स में। मतलब Ba2+ का जो साइज़ है वो सबसे छोटा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कैटायन अमॉन्ग ऑल द S ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसका रिड्यूसिंग पावर भी सबसे ज़्यादा होता है। अब मैं यहाँ पे एक बात बोला हूँ कि Ba2+ का आपको एटॉमिक साइज या आयनिक साइज सबसे छोटा है, तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि यह पोलराइजेशन कराने में बहुत ही काम आएगा। मतलब इजली यह कितने भी बड़ा एनायन हो या कितना भी छोटा एनायन हो उसको अपने साइड खींचने में ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा Ba2+, क्योंकि इसका साइज आपको छोटा है कंपेरेटिवली अदर S ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए अब आते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर।
केमिकल प्रॉपर्टी में अपन देखते हैं केमिकल रिएक्शन। तो शॉर्ट में आते हैं केमिकल रिएक्शन। आपको पहला रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में, जब यह एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट करता है तो दो टाइप का ऑक्साइड बनाता है। एक बनाता है MO टाइप और दूसरा बनाता है MO2 टाइप। जैसे कि अपन अल्कली मेटल में देख रहे थे तो 3 टाइप का बन रहा था, नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। बट यहाँ पे 2 ही टाइप का बन रहा है, MO और MO2 टाइप। अगर मैं बात करूँ कि MO टाइप के ऑक्साइड कौन कौन से बनाते हैं तो एक लाइन में बोल सकता हूँ कि सबको ही बनाता है। मतलब BE से लेके BA तक सबका बनता है, जैसे BeO, MgO, CaO, SRO और BaO, सबका MO टाइप ऑक्साइड बनता है, M फॉर मेटल। ठीक है, उस MO टाइप ऑक्साइड को फर्दर अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो MO2 टाइप ऑक्साइड बनाता है और यह बनाने की टेंडेंसी रखता है Ca, SR और Ba। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लूँ मैं CaO2, जिसको अपन पेरोक्साइड बोलते हैं। तो फाइनल बात, ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो यह नॉर्मल ऑक्साइड के साथ साथ पेरोक्साइड भी बनाएगा, जहाँ पे पेरोक्साइड Ca, SR और Ba का बनता है। दूसरा रिएक्शन दैट इज रिएक्शन विथ वाटर। जब यह वाटर से रिएक्ट करेंगे वहाँ से तो MOH2 टाइप का हाइड्रोक्साइड बनता है, MOH2 टाइप का हाइड्रोक्साइड बनाता है। M यहाँ पे मेटल ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हुआ। जैसे M+2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गिव्स MOH2 अलॉन्ग विथ H2। फॉर एग्जांपल कैल्शियम मतलब Ca+2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O गिव्स CaOH2 अलॉन्ग विथ H2। ठीक है, यहाँ पे जो कंपाउंड बना वाटर के साथ, वाटर से रिएक्ट करने के बाद MOH2 टाइप, यह एक टाइप का आयनिक कंपाउंड है, जहाँ पे आपको M2+ हो जाएगा और OH आपको माइनस मिलेगा, 2OH माइनस। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ एयर। ठीक है, हाँ, अब बात किया जाए एयर में तो 2 बातें होगा, मॉइस्ट एयर एंड ड्राई एयर। तो पहली बात अपन कर रहे हैं मॉइस्ट एयर के बारे में। मॉइस्ट एयर में सबको ही रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके कार्बोनेट बनाता है एक्सेप्ट BE रिएक्ट नहीं करता है। मॉइस्ट एयर में BE को छोड़ के सबको ही रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद उसका रेस्पेक्टिव कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ, ठीक है, बात करूँ यहाँ पे ड्राई एयर में, तो जब ड्राई एयर से रिएक्ट करेंगे ये लोग तो नाइट्राइड बनाएंगे और ऑक्साइड बनाएंगे। मतलब ड्राई एयर में नाइट्राइड के साथ साथ ऑक्साइड भी बनेगा, बल्कि मॉइस्ट एयर जब होंगे तो वहाँ पे सब कोई कार्बोनेट बनाएगा एक्सेप्ट BE। ठीक है, अच्छा BE से याद आया, BE अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है ना BH2 तो वह आपको कोवेलेंट हाइड्राइड होता है। बाकी सबके यहाँ पे आयोनिक हाइड्राइड बनते हैं। और हाइड्राइड की बात अपन आराम से करेंगे हाइड्रोजन चैप्टर में। अभी पढ़ रहे हैं S ब्लॉक, इसको कवर करने के बाद मैं आने वाला हूँ P ब्लॉक के ऊपर। और P ब्लॉक में स्पेशली क्लास 11th का P ब्लॉक 13 और 14, उसमें इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा 13 है और वहाँ पे ज़्यादा मैं कवर करने वाला हूँ कंपाउंड को। और आपको ऐसे भी क्लास 11th का इनऑर्गेनिक या कोई भी चैप्टर बच्चों का ज़्यादा वीक होता है कंपेयर टू 12th, इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ अभी 11th के ऊपर। उसके बाद आऊँगा मैं 12th के ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा ये भी आपको यहाँ पे आइडिया में दे दिया। और उसके बाद पढ़ाने वाला हूँ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है इनऑर्गेनिक, ये सब समझो कि आपके लिए मक्खन है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। थोड़ा सा पढ़ना है, जो बता रहा हूँ उतना देखना है और उतना दिमाग में रखना है। और ज़्यादा कुछ पढ़ने का अगर मन करे तो यह चैप्टर ऐसा है कि आप NCERT से ही पढ़ सकते हो। क्लास 11th पार्ट 2 NCERT, वहाँ से आप S ब्लॉक और हाइड्रोजन दोनों पढ़ सकते हो। एकदम ईजिली दिया हुआ है और मस्त लिखा हुआ है, आपको समझ में भी आएगा। और जहाँ पे डाउट है आप पूछो। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, आप लोग पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं मांग रहे हो। आप क्वेश्चन मांगो, मैं आपको क्वेश्चन इसका सेंड करूँगा। जिसको नीड है या लगाना है आपको क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप मेरे को मेल करो या मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप करो, आपको मैं क्वेश्चन इसका PDF सेंड कर दूँगा। क्वेश्चन बनाओ और विथ सोल्यूशन सेंड करूँगा कि आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन आपको NH3 के साथ में। नेक्स्ट रिएक्शन जो NH3 के साथ में है, ठीक है, अब यहाँ से भी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का एक सॉल्यूशन बनता है जिसका कलर डीप ब्लू से लेकर ब्लैक के बीच होता है। डीप ब्लू बोलो या फिर ब्लैक बोलो, कलर बनता है, लेकिन सब कोई रिएक्ट नहीं करते हैं।
मतलब अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्ट हो जिसका कलर ब्लू टू ब्लैक हो, डीप ब्लू टू ब्लैक हो, ऐसे 3 लोग होते हैं, CaSr और Ba, 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रिएक्ट करेंगे तो डीप ब्लू से लेकर ब्लैक कलर तक का सॉल्यूशन बनेंगे, जहाँ पे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होगा और उस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन में एक टेंडेंसी होती है कि करंट कैरी कर सकता है। नेक्स्ट वन इज कार्बोनेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे कंपाउंड बात कर रहे हैं अपन कि कार्बोनेट अगर बना है तो कैसा होगा। ठीक है, तो बताया जाता है एक्सेप्ट BeCO3 ऑल द कार्बोनेट्स आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट, मतलब हीट करने के बाद और लोग ब्रेक नहीं होंगे, जबकि BeCO3 ब्रेक होता है इन BO प्लस CO2, या 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, बाकी और कोई ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, मतलब हीट करने के बाद कौन पहले ब्रेक हो रहा है, कौन लेट से ब्रेक हो रहा है, इस चीज़ का जब स्टडी करेंगे और वहाँ से जो ऑर्डर निकल के आएगा उसको थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलेंगे, और ऐसे स्टडी को अपन थर्मल स्टडी बोलेंगे कायदे से। तो इसको तो केमिकल बॉन्डिंग में देखना होता है, वहाँ पे फेजन्स रूल और फाई के रेस्पेक्ट में इसकी स्टडी आराम से हो जाती है। फिर भी अपन यहाँ भी देख लेते हैं क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है और एस ब्लॉक का पार्ट है। देखो यहाँ पे अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूँ मैं, ठीक है, कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो यहाँ पे BaCO3 सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद SrCO3, फिर CaCO3, फिर MgCO3 और लास्ट में आता है BeCO3। या ऐसे बोल दूँ कि BeCO3 ही है जो डिकम्पोज हो रहा था, बाकी और कोई डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक बार नहीं बहुत बार, आपको न्यूमेरस टाइम आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको चाहिए अगर किसी को सॉफ्ट कॉपी में, नीट का भी और जेई का भी, तो आप मेरे को व्हाट्सअप करो, ठीक है, आपको मैं भेजूँगा, या मुझे मांगना, आप ग्रुप में भी ऐसे पर्सनली भी जाके मैं आपको क्वेश्चन पूरा कंप्लीट दे दूँगा विथ सोल्यूशन। ठीक है, जेई का तो मेरे पास पूरा है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों का है। जेई में खासकर आपको AIEEE और जेई मेंस का, ठीक है, उसका भी चाहिए अगर नीट के लिए तो उसको भी सेंड कर देंगे, आप लगा सकते हो। और नीट का अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो प्रीवियस ईयर केवल 2009 से लगाओ 19 तक, 11 साल का पेपर हुआ, इतना लगाना है, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कंपाउंड इज नाइट्रेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे MnO3 टाइप नाइट्रेट्स बनाएंगे। यह जो नाइट्रेट्स है यहाँ पे M क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, बताया जाता है कि ऑल अल्कलाइन मेटल नाइट्रेट्स ऑन हीटिंग गिव्स ऑक्साइड, मतलब ये ऑक्साइड देंगे ही देंगे, साथ में देंगे NO2 गैस। ठीक है, जैसे मान लो MnO3 अपॉन हीटिंग गिव्स ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, तो इसमें एक NO2 एक्स्ट्रा आपको मिला। तो कंपाउंड में हम 2 चीज़ देखे यहाँ पे, नाइट्रेट्स और देखे आपको कार्बोनेट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स देखे और यहाँ पे कार्बोनेट देखे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे और आते हैं अगले आपको प्रॉपर्टीज के ऊपर और अलग कंपाउंड के ऊपर, दैट इज अ डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, या डायगोनल सिमिलरिटी बिटवीन बेरिलियम एंड एल्युमिनियम। अपन जानते हैं Be और Al क्या है, आपस में आपको डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं और इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी होती है। तो बहुत सारा प्रॉपर्टी है दोनों का एक एक जैसे। अब उसके ऊपर आते हैं, पहला है द 2 एलिमेंट्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देयर चार्ज बाई रेडियस रेशियो। इन दोनों के पास लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है और चार्ज बाई रेडियस रेशियो भी ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, चार्ज बाई रेडियस रेशियो को अपन फाई बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, या पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन, सभी से रिलेटेड सेंटेंस है। नेक्स्ट है बोथ मेटल्स आर फेयरली रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ एसिड ड्यू टू प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस। बोथ मेटल्स आर acted upon by a strong alkali to form soluble complex like berylate मतलब BOH4 2- and aluminate AlOH4-। ठीक है, इनके दोनों के ऊपर मतलब एसिड का कोई असर नहीं होता है क्योंकि इनके ऊपर ऑक्साइड का एक फिल्म होता है इसका सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जाता है द क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम हैव ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर इन वेपर फेज। आपके सामने जो दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि Al2Cl6, इसको क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे Be2Cl4, यहाँ पे भी क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग,
स्पेशल टाइप का बॉन्डिंग है Al2Cl6 में और Be2Cl4 में। यह एक टाइप का स्पेशल बॉन्डिंग है। इसको डिटेल में अपन यहाँ पे भी देखने वाले थे 13 ग्रुप एलिमेंट्स में, जब एल्युमिनियम की अपन डिटेलिंग करते हैं तो यह एक अलग ही बॉन्डिंग है। ठीक है, इन दोनों बॉन्डिंग में जो क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन से लिंकिंग है, इसको क्लोराइड ब्रिज स्ट्रक्चर बोलते हैं, ध्यान रहे। नेक्स्ट बताया जाता है कि सॉल्ट ऑफ दिज मेटल्स फॉर्म हाइड्रेटेड आयंस। फॉर एग्जाम्पल BOH होल 2 4 2 प्लस एंड AlOH होल 2 6 2 3 प्लस इन एक्वस सोल्यूशन। यह हाइड्रेटेड आयन जनरेट करते हैं, मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिखेंगे। ड्यू टू सिमिलर चार्ज बाई रेडियस रेशियो ऑफ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम, आयंस हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। हाँ, कॉम्प्लेक्स तो बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम फॉर्म टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स सच एज BeF4 2- and BeC2O4 2- and aluminium form octahedral complex that is AlF6 3- and AlC2O4 3-. ठीक है, यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इसको अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है Be2C ऑन ट्रीटमेंट विथ H2O फॉर्म CH4 वाइल CaC2 फॉर्म C2H2। ओके, यह थोड़ा सा डिफरेंसेस भी इससे रिलेटेड हो गया। तो मीथेन भी यहाँ से बनता है, यहाँ पे एस्टिलीन गैस बनता है CaC2 से, कैल्शियम कार्बाइड से आपको एस्टिलीन बनता है। अब आते हैं कंपाउंड्स के ऊपर थोड़ा सा फिर से, और कंपाउंड में बात होगी इस बार क्लोराइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। पूरे डिटेल में नहीं जाने वाले, जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है उसके बारे में थोड़ा सा प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन थोड़ा देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला इम्पोर्टेंट है हमारा BeCl2। ठीक है, बताया जाता है कि BeCl2 इन द वेपर फेज अबव 900 डिग्री सेल्सियस इज मोनोमेरिक एंड बिलो 900 डिग्री सेल्सियस इन द वेपर एग्जिस्ट ए मिक्सचर ऑफ मोनोमर्स BeCl2 and dimer Be2Cl4. In the solid state has a polymeric structure and when dissolved in coordinating solvent it exists as monomer. अब देखो यहाँ पे BeCl2 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि 900 डिग्री से ऊपर देखोगे तो यह मोनोमेरिक होगा, 900 डिग्री टेम्परेचर से नीचे देखोगे तो यह वेपर फेज में एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे आपको मोनोमर होंगे BeCl2 के और डाइमर होंगे Be2Cl4 के। बट अगर सॉलिड स्टेट की यहाँ पे बात करें तो यह पॉलीमेरिक फॉर्म में आएगा। ठीक है, और जब इसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्वेंट में डालेंगे तो फिर यह मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट या एग्जिस्टेंस से रिलेटेड ही इम्पोर्टेंट पॉइंट BeCl2 में बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं MgCl2। तो बताया जाता है कि एनहाइड्रस MgCl2 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई सिंपल हीटिंग ऑफ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, MgCl2.6H2 एज इट गेट हाइड्रोलाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपके पास MgCl2.6H2O है, उसको आप हीट करना शुरू किए तो इससे आपको MgCl2 कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हीट करने के बाद आपको MgO बनता है और HCl मिलता है और वाटर मिलते हैं। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली अपन हीट करके जनरेट एनहाइड्रस MgCl2 ऑब्टेन नहीं कर सकते। जनरली क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स में एनहाइड्रस फॉर्म में बनाना है तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को हटा देते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा करोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बताया जाता है कि आउट ऑफ द ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स ओनली BeO इज एक्सट्रीमली हार्ड, नॉन वोलेटाइल एंड हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज़ एम्फोटेरिक। अब यहाँ पे आपको जितने भी ऑक्साइड बन रहे हैं ग्रुप 2, मतलब ग्रुप 2 बोले तो अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, केवल BeO ऐसा है जो बहुत ही हार्ड होता है, जो नॉन वोलेटाइल है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, और सबसे ज़बरदस्त चीज़ कि यह एम्फोटेरिक है। यह एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और 2018 जेई में आपको क्वेश्चन पूछा था कि विच द फॉलोइंग द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसका ऑप्शन में BeO भी था और Al2O3 भी था। और ये सब बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, मैं रिसेंटली आपको बता दिया हूँ 2018, हाँ 18 में भी है और 19 में भी भाई, 2020 चल रहा है ना, 19 में भी है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ क्लोराइड ऑफ आपको
अल्कलाइन अर्थ मेटल, उससे रिलेटेड पॉइंट्स हो गया। चलिए आगे आते हैं अपन यहाँ पे और बात करते हैं थोड़ा सा डिटेक्शन ऑफ Mg पे। Mg का तो ऐसे हमें डिटेल में कंपाउंड पढ़ना नहीं है, बट थोड़ा सा डिटेक्शन ऑफ Mg देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक दो टेस्ट है और उस टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वह नाम तो याद रखना ज़रूरी है, इसीलिए थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि यह नाम कहाँ कहाँ यूज होगा और इसका मतलब क्या है। Mg को डिटेक्ट करने के लिए कहीं पे Mg है या नहीं है पता लगाने के लिए, ठीक है, आपको जो टेस्ट लगाना पड़ेगा उसको बोलते हैं अपन एनालिसिस। और एनालिसिस दो होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अपन यहाँ पे डिटेक्शन कर रहे हैं, क्यों पता लगा रहे हैं है या नहीं है, ठीक है। और एनालिटिकल वे में बताया जाता है कि चारकोल ठीक है, चारकोल कैविटी टेस्ट। कौन सा? चारकोल कैविटी टेस्ट। अब इस चारकोल कैविटी टेस्ट का मतलब क्या होता है इसको समझो। बताया था ऑन हीटिंग ऑन ए चारकोल कैविटी विथ 1 ड्रॉप ऑफ CONO3 होल टू अ पिंक कलर इज imparted on the residue CaO.MgU। इसको अपन चारकोल कैविटी टेस्ट बोलते हैं। आपको इसमें से याद क्या रखना है कि चारकोल कैविटी टेस्ट जिससे कि Mg को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है और वह पिंक कलर देता है। मैं फिर से बोलता हूँ, चारकोल कैविटी टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर Mg विच गिव्स पिंक कलर, विच गिव्स पिंक कलर। हो गया। बहुत हाई लेवल से क्वेश्चन में क्या पूछ देगा कि पिंक कलर क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू रेसिड्यू ऑफ CaO.MgO। लेकिन यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बस काफ़ी है कि चारकोल कैविटी टेस्ट क्या होता है। पर फिर से रिपीट करूँ, चारकोल कैविटी टेस्ट यूज फॉर, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ Mg विच गिव्स पिंक कलर। ओके, आगे देखो। द सॉल्ट सोल्यूशन व्हेन मिक्सड विथ NH4Cl एंड NH4OH एंड फाइनली ट्रीटेड विथ soluble phosphate फॉर्म अ वाइट precipitate ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, MgSO4 प्लस Na2HPO4 प्लस NH4OH गिव्स MgNH4PO4 अलॉन्ग विथ Na2SO4 प्लस H2O। और यहाँ पे MgNH4 होल 4 दैट इज अ वाइट precipitate, इसको बोलेगा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट जो कि वाइट precipitate होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह हुआ थोड़ा सा Mg के बारे में। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे चारकोल कैविटी टेस्ट और उसका कलर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर है कैल्शियम साइना, ठीक है, साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड जिसको बोलते हैं अपन CaCN2, कैल्शियम साइनामाइड। इसको बनाने के लिए अपन CaC2 लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पे साथ में रहता है N2, जिसके पास आपको CaF2 भी साथ में ऐड करते हैं। और टेम्परेचर होता है 1270 से लेके 1370, 1270 से लेके 1370 केल्विन तक का टेम्परेचर रेंज रहता है। फाइनली क्या बोलेंगे, कैल्शियम साइनामाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ CaC2 इन एटमॉस्फेयर ऑफ N2 एट 1270 से लेके 1370 केल्विन विथ CaF2। सामने रिएक्शन भी मेंशन है। अब आप बोलोगे कि सर यह कैल्शियम साइनामाइड कहाँ से ला दिए, तो हमने पढ़े ही नहीं है। तो नहीं पढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लोगे तो वहाँ मिलेगा एक नाम नाइट्रोलिम, तो फिर कन्फ्यूज हो गया कि व्हाट इज नाइट्रोलिम। तो नाइट्रोलिम को अपन CaCN2 बोलते हैं, जिसका ट्रेड नेम है नाइट्रोलिम। ठीक है, अब बोलोगे कि इसका यूज क्या है, तो मैं एक बार बोलूं कि आपने कल्टीवेशन होते हुए, खेती बाड़ी होते हुए देखा होगा, धान गेहूँ जो भी खेती बाड़ी होता है, साग सब्जी कुछ भी उगाते हैं, तो उसमें अपन यूरिया यूज करते हैं। और उस यूरिया को जो अपन यूज करते हैं वह मतलब एकदम ईजियर फॉर्म में होके जाके प्लांट को फ्रूटफुल करे, उसको बेटरमेंट में ले यूज हो, वहाँ पे आपको कैल्शियम साइनामाइड का यूज दिखता है CaCN2 का। यह यूरिया कन्वर्जन में हेल्प करता है, ये एक टाइप का फर्टिलाइजर भी आप बोल सकते हो। देखो तो क्या बोलेंगे अपन कि कैल्शियम साइनामाइड इज अ स्लो एक्टिंग मैन्योर एंड इट इज प्रेफर्ड टू सोल्यूबल कंपाउंड्स लाइक NaNO3 और NH4 होल 2 SO4 सिंस इट कन्फर्स फर्टिलिटी ऑफ अ परमानेंट नेचर। ठीक है, it is nitrogenous fertilizer and undergoes a series of change giving cyanides, then urea, then NH3 and finally the nitrates which are assembled with plants। प्लांट के लिए ज़रूरी है, नाइट्रोजन कंटेनिंग एक टाइप का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर है। और फर्टिलाइजर से याद आया पी ब्लॉक एलिमेंट्स, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन से बहुत सारे फर्टिलाइजर बनते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा फर्टिलाइजर की बातें होगी। तो यहाँ पे जो सीरीज ऑफ चेंज दिखता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है,
उसका रिएक्शन सामने मेंशन है, CaCN2 प्लस H2O प्लस CO2 गिव CaCO3 अलॉन्ग विद NH2CN, दैट NH2CN प्लस H2O गिव्स NH2CONH2, NH2CONH2 इज द यूरिया। तो कैल्शियम साइनामाइड इस टाइप का फर्टिलाइजर है, इसका ट्रेड नेम अपन नाइट्रोलिम होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम। ऐसे तो बहुत सारे ऑक्साइड यहाँ पे जानना है अपने को, ठीक है, CaO, CaCO3, CO2 सब अलग अलग है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस है और क्विक लाइम है। इस साल के लिए दो इंपॉर्टेंट है, क्विक लाइम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पहली बात अपन कर रहे हैं क्विक लाइम के ऊपर, जिसको अपन CaO बोलते हैं, ठीक है। बताया जाता है कि CaO इज ऑब्टेन्ड व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड एट अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस। On adding water, quicklime gives a hissing sounds and form calcium hydroxide known as slaked lime। वाटर डालेंगे क्या बन जाएगा, इससे स्लैक्ड लाइम बन जाएगा क्विक लाइम से, सबको मालूम है। द पेस्ट ऑफ लाइम इन वाटर इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम। क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ लाइम। वाइल द फिल्ट्रेटेड एंड क्लियर सोल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर। केमिकली बोथ आर CaOH होल 2। अब देखो यहाँ पे हमने CaO के थ्रू हमने बहुत सारे चीज़ों को कवर कर दिया, ठीक है। तो ये बनता किस पे है, 1000 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर, ठीक है। अब जब भी आप डालोगे इसमें पानी तो थोड़ा सा अलग सा साउंड निकलता ही है वहाँ पे, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको अपन स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं। और इसका जो पेस्ट बनता है उसको मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। और उस पेस्ट को अगर आप मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा उसको क्लियर कर देंगे, फिल्टर कर देंगे, साफ़ करके लेके आएंगे, तो उसको अपन लाइम वाटर बोलते हैं। और ऐसे जो भी इसका एक्वस फॉर्म है सबका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaOH होल 2। अब सबसे मज़े की बात कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मतलब यूज ज़रूरी है। कंपाउंड अगर पढ़ रहे हैं तो उसका यूज मालूम होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। और यूज आप देखोगे ना NCERT में लाइन बाय लाइन, मतलब लाइन नहीं, एक थोड़ा सा 4 लाइन में सब ऐड करके दे दिया है। तो कहाँ कहाँ यूज होता है, पहला क्विक लाइम इज यूज फॉर मेकिंग कॉस्टिक सोडा, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा कैल्शियम कार्बाइड, चौथा मोटर, पांचवा सीमेंट, 6 ग्लास, 7 नंबर डाई, मतलब स्टफ होता है ना कलरेंट, एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। ये सब चीज़ों में क्विक लाइम को यूज करते हैं। एक सेंटेंस में यूज किया हूँ यहाँ पे मोटर, तो समझ लो ये मोटर क्या होता है, ठीक है। एक टाइप का यह बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है। या इसके पास आपको लाइम होता है, सिलिका होता है, और दोनों का रेशियो 1:3 होता है। या पेस्ट बनता है, वाटर डालने के बाद इसे पेस्ट बन जाता है, जिसको अपन मोटर बोलते हैं। मोटर इज ए बिल्डिंग मटेरियल, इट कंसिस्ट ऑफ स्लेक्ट लाइम एंड सिलिका इन द रेशियो ऑफ 1:3। द मिक्सचर मेड अ पेस्ट विथ वाटर, इट इज कॉल्ड मोटर। तो यह मोटर होता है, ठीक है। चलिए इसके अगले कंपाउंड्स के ऊपर आते हैं अपन, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, आपने नाम सुना होगा कि जिप्सम, CaSO4.2H2O, ठीक है। यह जो जिप्सम है यह नेचर में CaSO4.2H2O के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जब उसको अपन हीट करते हैं तो यह चेंज होता है मोनोक्लिनिक फॉर्म से ऑर्थोरम्बिक फॉर्म तक पहुंच जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस में कोई भी वाटर मॉलिक्यूल लॉस नहीं होता है। तो यह मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरम्बिक टाइप ऑफ क्रिस्टल है भाई। मतलब जिप्सम दैट फॉर्मूला CaSO4.2H2O फाउंड इन नेचर, व्हेन हीटेड इट चेंज फ्रॉम मोनोक्लिनिक फॉर्म टू ऑर्थोरम्बिक फॉर्म विदाउट लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फर्दर बताया जाता है कि एट 120 डिग्री सेल्सियस इट लॉसेस 3/4 ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्म हेमीहाइड्रेटेड known as plaster of Paris, that is CaSO4.12H2O। हाफ के लिए अपन हेमी यूज करते हैं, ठीक है। और सेमी में आएगा एक, मतलब लिखाता है डबल। ये अलग कोडिंग है, थोड़ा ग्रीक कोडिंग है, ठीक है। चलिए तो बताया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज अ प्रॉपर्टीज ऑफ सेटिंग अ हार्ड मास इन द फॉर्म ऑफ CaSO4.2H2O। स्लाइट एक्सपेंसिव occurs during setting. Addition of alum to plaster of Paris makes the setting very hard. The mixture known as kin cement।
और प्लास्टर पेस्ट अगर देखना है तो जिन लोगों का हाथ पैर टूटा होगा तो जो प्लास्टर होता है ना उसमें वो लिगेचर और सुचेचर रख के, जिसको मेडिकली बोलते हैं लिगेचर सुचेचर, क्या बोलेंगे उसको, वो होता है ना कॉटन जो वाइट वाइट वाला, उसको अपन लपेट देते हैं ना, और उसके बाद उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल के हाथ पैर जो अपन बैंडेज करते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है रहता है। ठीक है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज थोड़ा देख लें। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज फॉर सेटिंग ब्रोकन और डिसलोकेशन बोन, हाँ वही हड्डी आपका इधर उधर हो गया है, टूट गया है, डिसलोकेट हो गया है, तो उसको सही करने के लिए उसके सेटिंग में यूज़ होता है। फिर कास्ट फॉर स्टैचू, हाँ स्टैचू बनता है ना, वहाँ पे इसको यूज करते हैं, उसका शेप देने में भी बहुत काम आता है। टॉयज एंड डेंटिस्ट्री, आपको खिलौने में यूज होगा, और दांत में तो हाँ यूज होता ही है भाई। जो कैविटी बनता है ना, कैविटी, उस कैविटी के ट्रीटमेंट पे भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपन यूज करते हैं, मतलब उस ये नहीं कि उसमें डाल देते हैं उठा के, उसका अलग आरसीटी अलग होता है, रूट कैनाल, ठीक है, वो अलग होता है, लेकिन वहाँ भी इसको यूज करते हैं। फिर बताया जाता है कि व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हीटेड एट 200 डिग्री सेल्सियस इट फॉर्म एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट विच इज़ नोन एज डेड प्लास्टर, इट हैज़ नो सेटिंग प्रॉपर्टी। तो पहुँच ही गए फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पास कि व्हाट इज डेड प्लास्टर। डेड प्लास्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट को अपन डेड प्लास्टर बोलते हैं, CaSO4 को डेड प्लास्टर बोलते हैं, और वह कभी भी सेटिंग नहीं हो सकता, मतलब उसको हाथ पैर जोड़ने में काम नहीं कर सकते। तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। अब नेक्स्ट बात, सीमेंट। ऐसे तो सीमेंट में बहुत सारी बातें हैं, पढ़ते पढ़ते अपन मतलब पढ़ें तो कम नहीं हो पाई, इसका अलग ही स्टडी होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा सीमेंट के बारे में जानना है, और ख़ासकर सीमेंट में क्या क्या होता है। ठीक है, सीमेंट में क्या क्या डालते हैं, ये सब चीज़ अपने को देखने वाले हैं। अब सीमेंट में बोलते हैं कि सीमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल, द एवरेज कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज CaO जिसका 61.5%, SiO2 22.5%, Al2O3 7.5%, यह इसका कंपोजिशन हुआ। पोर्टलैंड सीमेंट का कंपोजिशन है, ध्यान रहे, मैं यहाँ पे एक बात रिपीट कर दूँ, कंपोजिशन अलग है, कंपोनेंट अलग है। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट अलग होता है और कंपोनेंट अलग होता है। कंपोजिशन में अपन नाम के साथ साथ परसेंटेज बताते हैं, और कंपोनेंट में कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं उसको बताते हैं। और सीमेंट तो बहुत सारे लोग बनते हुए देखे भी होंगे, ठीक है, मैंने भी थोड़ा सा इस बनते हुए कोटा में देखा था, राजस्थान कोटा में है ना, वहाँ पे झालावाड़ की जगह है, कोटा के जस्ट बगल में, वहाँ पे इसके प्लांट्स हैं, मैंने वहाँ पे बनते हुए देखा है, जब मैं कोटा रहता था, ठीक है, तब मैंने देखा था ये सब चीज़ वहाँ पे बनते हुए। अब इसका सीमेंट कंसिस्ट ऑफ पहला ट्राई कैल्शियम सिलिकेट दैट इज 3CaO.SiO2, डाई कैल्शियम सल्फेट 2CaO.SiO2, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaO.Al2O3, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट 4CaO.Al2O3.Fe2O3। ठीक है, तो यह इसके कंपोनेंट हुए। इससे पहले कंपोजिशन था, कंपोजिशन जब भी आएगा तो आपको परसेंटेज में आएगा। बताया जाता है कि व्हेन सीमेंट इज मिक्सड विथ वाटर इट सेट्स अ हार्ड मास, दिस इज कॉल्ड सेटिंग। दिस सेटिंग इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ड्यूरिंग सेटिंग हाइड्रेशन अकर्स, सेट करने के लिए भाई हाइड्रेशन होगा, मतलब पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे भी आँख का यूज करना है, थोड़ा देखे होगा घर बनते हुए, बनने के बाद उसे पानी डालते हैं। अब पूछोगे सर कि घर बनने के बाद दीवार जो बनता है वाल क्रैक कर जाता है या फिर रूफ क्रैक कर जाता है, तो उसका अलग रीज़न है, क्रैक करने का अलग रीज़न है, सेट नहीं करने का अलग रीज़न है, और सबका रीज़न का एक ही बात है, कंपोजिशन में ऊपर नीचे चेंज होना। चेंज होगा तो वह क्रैक कर जाएगा। तो हम लोग पहुँच गए हैं इस चैप्टर के लास्ट छोर में, दैट इज लास्ट, एक कैल्शियम हाइड्रोपेथाइलेट और एक हाइड्रोलिस, दो चीज़ बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्सी टाइट कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सब आप पूछोगे कि इसको यूज कहाँ करते हैं, तो क्या बोलूँ मैं, इनेमल समझते हो ना, कैविटी होता है दांत में, इनेमल्स होते हैं, इन सब के रेजिस्ट के लिए अपन यूज करते हैं। बताया जाता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट दैट इज CA9PO4all6.CaOH2 इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ टूथ इनेमल। दांत होता है ना, उसको होता है इनेमल, उसका मेजर कंपोनेंट है। कैविटी आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड डिकम्पोजेट दिस एनिमल। दांत में कैविटी कब बनता है, जब हम किसी भी एसिड के कारण वह इनेमल डिकम्पोज होंगे तो वहाँ कैविटी जनरेट होता है। उस कैविटी ना बने
या एसिड का एक्शन उसके ऊपर ना हो, उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन एक केमिकल्स यूज करते हैं। मतलब दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय कन्वर्टिंग द हाइड्रोक्सी एपेटाइट टू मोर रेजिस्टेंस इनेमल फ्लोरोएपेटाइट दैट इज CA9PO4.CAF2। मतलब CaOH2 से क्या कन्वर्ट कर दिया अपन, CaF2 में। ऐसा अगर होगा तो आपका एनेमल स्ट्रॉन्ग रहेगा और उससे कैविटी जनरेट नहीं हो पाएंगे। यही सब तो आपको मतलब BDS करेगा लोग तो वहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ना है। थोड़ा सा हम लोग मेडिकल साइंस में पढ़े भी हैं, उसको भी थोड़ा यहाँ यूज कर लेते हैं, बता दिया मैं, इससे रिलेटेड था। अब लास्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ क्या होता है? हाइड्रोलिथ दैट फॉर्मूला CaH2 is a calcium hydride and on hydrolysis for calcium hydroxide and liberate hydrogen। हाइड्रोलिथ का फॉर्मूला पूछा गया है, इसका फॉर्मूला होता है CaH2, इसका फॉर्मूला होता है। तो यह S ब्लॉक एलिमेंट्स में अल्कलाइन अर्थ मेटल में इतनी सारी बातें हुआ। थोड़ा सा एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, ध्यान रहे, हमने जो पढ़ा है इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। ये तो अल्कलाइन अर्थ मेटल पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने, कवर कर दिया। इसके अलावा आप चाहो तो आप जा कर के NCERT बुक पलट करके और वहाँ पे CaCO3 थोड़ा देख सकते हो, वो खासकर उसके यूज देख लेना। किसी रिएक्शन को रटने की ज़रूरत नहीं है, S ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्शन नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैं सारे कंपाउंड एक बार रिपीट कर देता हूँ। अल्कली मेटल से आपको क्या क्या दिखना है, NaOH, ठीक है, NaCl, आपको वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। यहाँ से CaOH2 और CaCO3। हमने सीमेंट देख लिया, हाइड्रोलिथ देख लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी देख लिए। ये सब चीज़ आप NCERT से पढ़ सकते हो, इसके अलावा आगे जाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। तो यह आज हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल कवर हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर किसी को डाउट्स है तो आप पूछें, ठीक है, आपके डाउट्स को रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, ठीक है। चलो, अटेंड करने के